ये रिपोर्ट एक अनकंफर्टेबल सच से शुरू होती है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रॉन्ग जजमेंट आ चुका है, लेकिन 2025 में भी ग्राउंड पर बुलडोजर अक्सर रूल ऑफ लॉ से पहले पहुंच जाते हैं। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की ये डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाती है कि कागज पर लिखी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और जमीन पर चल रही एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी के बीच का फासला कम होने के बजाय और ज्यादा विजिबल हो गया है। और ये फासला कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात जैसे स्टेट्स में ही देखने को मिल रही है, जहां से ये पूरा इशू शुरू हुआ था। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसे कई लोगों ने करेक्टिव मूवमेंट बताया था। जस्टिस BR गवई, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने और अब रिटायर हो चुके हैं, ने जस्टिस KV विश्वनाथन के साथ मिलकर एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन खींच दी थी। कोर्ट ने कहा था कि नो पर्सन कैन बी डिस्पोजेस्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये ड्यू प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मल शब्द नहीं है, बल्कि इसमें प्रायर नोटिस, रिस्पॉन्स का मौका, मीनिंगफुल हियरिंग और आर्टिकल 300A के तहत लॉ के अथॉरिटी के साथ एक्शन शामिल है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि डिमोलिशंस, चाहे उनके जस्टिफिकेशन कुछ भी हो, पनिशमेंट के रूप में यूज नहीं किए जा सकते। आपको याद होगा कि ये जजमेंट किसी वैक्यूम में नहीं आया। 2021 से ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा जैसे स्टेट्स में बुलडोजर ड्रिवन इंस्टेंट जस्टिस के सीन्स नॉर्मलाइज होते जा रहे थे। कम्युनल इंसिडेंट्स, प्रोटेस्ट या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बाद रात के अंधेरे में घर गिरा दिए जाते थे, बिना नोटिस, बिना हियरिंग और बिना रिहैबिलिटेशन के। इन एक्शंस के डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मुस्लिम, दलित और माइग्रेंट कम्युनिटीज पर पड़ते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब नवंबर 2024 में ड्यू प्रोसेस को दोबारा सेंटर स्टेज पर लाया तो एक उम्मीद बनी कि शायद अब स्टेट प्रैक्टिस में कोई बदलाव आएगा। लेकिन अब एक साल के बाद CJP का सवाल सिंपल है कि क्या ये गाइडलाइन जमीन पर फॉलो हुए हैं या फिर बुलडोजर गवर्नेंस ने बस अपनी लैंग्वेज बदली, अपना बिहेवियर नहीं। रिपोर्ट की माने तो ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि नवंबर 2024 के बाद के 12 महीने प्रोसीजर सेफगार्ड्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा इनकरेजिंग नहीं रहे। अर्बन रिन्यूअल ड्राइव्स के नाम पर आर्सन और राइट के बाद प्यूनिटिव एक्शंस के तौर पर और कभी इमरजेंसी मेजर्स का लेबल लगाकर डिमोलिशन चलती रही। CJP और सबरंग इंडिया की रिपोर्टिंग के मुताबिक स्टेट प्रैक्टिस इनकंसिस्टेंट रही और वही पुराने फेलियर्स रिपीट हुए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टिफाई करना चाहा था। मार्च 2025 में प्रयागराज का केस एक इम्पोर्टेंट जुडिशियल मोमेंट बना। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ड्यू प्रोसेस घर गिरा देने के लिए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को सलाम किया और 6 रेसिडेंट्स को ₹10 लाख कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया था। कोर्ट ने माना कि स्टैट्यूटरी ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था। ये रिलीफ सिग्निफिकेंट था, लेकिन एक बिटर ट्रुथ भी सामने आया। जुडिशियल करेक्शन डिमोलिशन के सालों बाद हुई। घर पहले ही गिर चुके थे, जस्टिस बाद में आई। अब मई 2025 में दिल्ली का मद्रासी कैंप डिमोलिशन एक और रिमाइंडर बन गया कि वर्डिक्ट के बाद भी म्यूनिसिपैलिटीज सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को कैजुअली ट्रीट कर रही है। रेसिडेंट्स का कहना था कि उन्हें सब्सटेंशियल नोटिस नहीं मिला, ना ही रिहैबिलिटेशन पर कोई कंसल्टेशन हुई। हेवी पुलिस प्रेजेंस के साथ डिमोलिशन हुआ, जो ये सिग्नल देता है कि कैपिटल सिटी में भी प्रोसीजरल कंप्लायंस ऑप्शनल बनी हुई है। नवंबर 2025 में हरियाणा के गुरुग्राम में ओल्ड दिल्ली रोड पर एक लॉन्ग स्टैंडिंग दलित सेटलमेंट तोड़ दिया गया। लोगों का कहना था कि रिहैबिलिटेशन के वादे सिर्फ बात तक सीमित रहे और एविक्शन से पहले उन्हें अपना केस रखने का प्रॉपर मौका नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनी हुई है। मई 2025 में उज्जैन के महाकाल रोड पर डिमोलिशन ड्राइव चली। अथॉरिटीज का कहना था कि नोटिसेस मंथ्स पहले दिए गए थे, लेकिन रेसिडेंट्स ने इस क्लेम को चैलेंज किया। हाई कोर्ट के सर्वेलेंस के बावजूद ड्यू प्रोसेस का एप्लीकेशन इनकंसिस्टेंट रहा, जो पूरे मध्य प्रदेश में एक पैटर्न सी दिखती है। इसके अलावा दिल्ली के मंगलपुरी, सीमापुरी और यमुना फ्लड प्लेन्स के पास स्लम क्लस्टर्स को जून से सितंबर 2025 के बीच पार्शियली डिमोलिश किया गया। रेसिडेंट्स ने कहा कि म्यूनिसिपैलिटीज अफिडेविट्स का रेफरेंस दे रही थी, जो उन्हें कभी इंडिविजुअली सर्व ही नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में फ्लड्स के बाद प्रयागराज और वाराणसी में डिमोलिशंस को इमरजेंसी मेजर्स बोला गया, लेकिन फैमिलीज का कहना था कि लैंड कैटेगराइजेशन और सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट में हैवी कंफ्यूजन थी। कश्मीर के पुलवामा रीजन में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के बाद डिमोलिशंस हुई, बिना फॉर्मल चार्जेस के, जिससे सिविल लिबर्टीज कंसर्न्स उठा रहे थे। पंजाब में NDPS इन्वेस्टिगेशन के साथ डिमोलिशंस
जोड़ी गई जहां क्राइम कंट्रोल और प्यूनिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के बीच के लाइन ब्लर होते दिखे। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस, हियरिंग और रिहैबिलिटेशन को पैरामाउंट बताया था, लेकिन 2025 के ज्यादातर ड्राइव्स में या तो नोटिस रात को दिया गया या मशीनरी पहुंचने के बाद फैमिलीज ने एक सुर में कहा कि उन्हें इंक्रोचमेंट के एलिगेशंस के खिलाफ अपना डिफेंस रखने का मौका तक नहीं मिला। रिहैबिलिटेशन, जो कोर्ट ने वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था, ग्राउंड पर ऑलमोस्ट कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब इस पूरे साल में जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अप्रोचेस के बीच का डिवाइड और गहरा हो गया। कुछ बेंचेस ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। जस्टिस अभय एस.ओ की बेंच ने प्रयागराज केस में सिर्फ कंडमनेशन ही नहीं की, बल्कि डैमेजेस अवार्ड की और ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी की बात की। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कटक केस में फॉर्मर ऑफिसर से रिकवरी का ऑर्डर दिया। कोर्ट्स ने ये माना कि बिना नोटिस और हियरिंग के डिमोलिशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, प्रोसिक्यूशन या पब्लिक सेंसर नहीं रहा। कुछ ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं था। अफिडेविट्स और एक्सप्लेनेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया में खो गया। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और एग्जीक्यूटिव की नियर टोटल इम्प्यूनिटी के बीच का टेंशन पोस्ट गवाई ईयर का सेंट्रल थीम बन गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखें तो आर्टिकल्स 14, 21 एंड 300A तीनों ही लगातार स्ट्रेन में रहे। आर्टिकल 14 के कंटेक्स्ट में सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट क्लियरली दिखाई दी, जहां बुलडोजर सबसे तेज मुस्लिम बस्तियों, दलित सेटलमेंट और माइग्रेंट क्लस्टर्स में चले। आर्टिकल 21 जो डिग्निटी और लाइफ के राइट की बात करता है, वहां ओवरनाइट होमलेसनेस ने पूरी सोशल आर्किटेक्चर को तोड़ दिया। आर्टिकल 300A का वायलेशन सबसे ज्यादा कॉमन रहा, क्योंकि अथॉरिटी ऑफ लॉ प्रोसेस के बिना हॉलो हो जाती है। ये सिचुएशन एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न का हिस्सा है, जहां लैंडमार्क जजमेंट्स अक्सर सिंबॉलिक बनकर रह जाते हैं। डी.के. बासु कस्टोडियल टॉर्चर नहीं रोक पाया, तहसीन पूनावाला लिंचिंग नहीं रोक पाया, श्रेया सिंघल के बाद भी सेक्शन 66A का मिसयूज चलता रहा। वैसे ही डिमोलिशन जजमेंट भी रिस्क करता है कि सिर्फ साइटेशन बनकर रह जाए, रिस्ट्रेन ना बन पाए। एक वजह स्ट्रक्चरल है। कोर्ट्स तब इंटरवीन करते हैं जब कोई उनके पास आता है, अक्सर तब जब घर ऑलरेडी गिर चुका होता है। जुडिशरी प्रिवेंटिव बॉडी के बजाय रेमेडियल बॉडी बन जाती है। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। बुलडोजर्स को डिसाइसिव गवर्नेंस का सिंबल बना दिया गया है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग का वेट कम हो जाता है। तो इस रिपोर्ट का कंक्लूडिंग सवाल हार्ड है। बुलडोजर के रूल को रूल ऑफ लॉ से रिप्लेस करने के लिए क्या लगेगा? क्योंकि सिर्फ ओकेजनल जुडिशियल रेप्रिमेंड्स काफी नहीं होंगे। प्री डिमोलिशन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स चाहिए। मैंडेटरी रिपोर्टिंग, नोटिसेस, हियरिंग और रिहैबिलिटेशन प्लान का डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड। कोर्ट्स को स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग और कंटेम्प्ट के थ्रेड के साथ कंप्लायंस इंश्योर करनी होगी। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी सिंबॉलिक ट्रांसफर से आगे जाकर रियल कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंची होगी। नवंबर 2024 का जजमेंट प्रिंसिपल्ड और टाइमली था, लेकिन 2025 ने दिखाया कि स्ट्रॉन्ग जुरिस्प्रूडेंस भी सिस्टमिक इम्प्यूनिटी के सामने कमजोर पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.